हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है और वो भी 15 दिसंबर को। तो आज हम लोग अपनी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम लोग करते हैं अपने 20-20 क्वेश्चंस। और ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी 1000 प्रश्नों की चल रही है और प्रीवियस 8 से 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन हम लोग सिर्फ वो करते हैं जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन सिर्फ एक बार अब तक बना है, हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आज की अपनी क्लास जो है उसको शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नया है तो, और अपने सभी साथी मित्रों के पास में क्लास को शेयर कर देंगे। सीटेट परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर्स अड्डा ऐप। कौन सा ऐप है? मास्टर्स अड्डा ऐप आप लोग डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के सभी नोट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। साथ में जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो यूट्यूब पर क्लासें होती हैं इसकी जो PDF है वो भी यहीं पर मिलने वाली है आपको। और आपको सीटेट के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी के नोट्स हैं, EVS के नोट्स हैं, CDP के नोट्स हैं, और आपके साइंस के भी नोट्स हैं, और वो भी काफ़ी कम कीमत पर हैं। 50 या 100 रुपये की कीमत में ये नोट्स रखे गए हैं। तो इससे ज़्यादा सस्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉपी की कीमत में ये नोट्स रखे गए हैं। उसके बाद में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की NCERT की जितनी भी बुक्स हैं वो भी आप बिल्कुल निःशुल्क में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपको ये ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इससे बेहतरीन ऐप अभी तक देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि इस पर कई सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क में आपको मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाली है। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता। को बताना है कि जो सूफी संत लोग हुआ करते थे इनके मकबरे को क्या कहा जाता है। ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह या फिर दरगाह। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। आपको बताना है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इनको एकत्र कैसे किया जाता है, यानी कि मौसमी उपकरण होते होंगे जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है या फिर आंधी आने वाली, बारिश आने वाली है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सूचनाएं एकत्र की जाती हैं ये किसका उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़ों का है, द्वितीयक आंकड़ों का है, तृतीयक आंकड़ों का है, फिर विधागत आंकड़ों का है। ये आपके एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़ों का। किसका उदाहरण है ये है प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण। अगर हम बात करें द्वितीयक उदाहरण की, तो जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं और जो उसमें घटनाएं लिख करके आती हैं कि कल आंधी आई थी जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई या फिर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो द्वितीयक उदाहरण हो जाती हैं। बात करें अपने प्राथमिक आंकड़ों की, तो यहाँ पर जो मौसम संबंधी घटनाएं एकत्र की जाती हैं ये सब प्राथमिक आंकड़ों में आएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर या फिर समीप बैठना। उपनिषद, वेद, अरण्यक या फिर पुराण। तो फटाफट आंसर करेंगे। इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय साहित्यिक धरोहर है जिसका अर्थ होता है गुरु के पास यानी कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, वेद, अरण्यक या फिर पुराण। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? उपनिषद, यानी कि समीप बैठना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्या भारत की सर्वोच्च कानूनी निर्माण संस्था है। आपको बताना है कि भारत में जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को बनाने की सर्वोच्च निर्माण संस्था कौन सी है। क्या संसद है, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद है, या फिर राष्ट्रपति है, या फिर न्यायपालिका है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में बना है। तो भारत में जो कानून बनाए जाते हैं आपको बताना चाहिए संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। महासंघ, व्यापारिक, उपनिवेशीकरण या फिर पुनर्जागरण।
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में बनते इस प्रकार से क्वेश्चन आपके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औपनिवेशीकरण। क्या हो जाएगा? औपनिवेशीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए और आंसर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसका बताइए आंसर क्या होगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, या फिर एशिया व यूरोप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया व अफ्रीका में। क्या हो जाएगा? एशिया व अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। क्या हो जाएगा? एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या फिर क्षेत्र। सभी क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में कर लेते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं सभी क्वेश्चनों का सार मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वह कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या फिर क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन क्षेत्र। आप लोग भी वोट अगर डालने गए होंगे तो लिखा होता है निर्वाचन क्षेत्र इतना इतना, इस प्रकार से लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है। फटाफट बताइए। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बाहर गए होंगे, नोएडा या फिर गुड़गांव में गए होंगे, तो देखा होगा बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ जो होती हैं, जहाँ पे उद्योग धंधा होते हैं, बिल्कुल पास पास में बने होते हैं। लगातार पता चले 1-1, 2-2 किलोमीटर तक सिर्फ जो है उद्योग ही चलते हैं। तो आपको बताना है कि अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह क्या कहलाता है। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर असेंबली लाइन उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। क्या होगा? कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कि कई के किलोमीटर तक सिर्फ उद्योग धंधे ही होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह कहलाती है वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर निर्वाह कृषि। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है वही आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक खेती कहलाती है कि कृषि में आधुनिक आगतों का उपयोग करते हैं और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए वो भी इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है वह वन कौन से हैं जिनकी पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं, इनकी पत्तियों का गिरने का कोई भी समय नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ये जो वन है आपके, इन सभी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। देखिए यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंध के करीब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म है और साल भर भारी वर्षा वाले होते हैं। चूँकि कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है, इसीलिए पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते हैं। तो यहाँ से आपका इस पॉइंट से क्वेश्चन बना था। आगे लिखा है यही कारण है कि इन्हें सदाबहार कहा जाता है। घने पेड़ों की घनी छतरियाँ दिन में भी सूरज की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं घुसने देती हैं। शीशम, आबनूस, महोगनी जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ यहाँ आम बात है, देखना आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वन में। आगे देखिए आपका वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये मानसूनी वन हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसकी विशेषता है ये संयुक्त अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली के पूर्वोत्तर भाग में पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं।
शुष्क मौसम में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। उसके बाद में है समशीतोष्ण सदाबहार वन। इसमें लिखा है समशीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। वे आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में ये स्थित हैं। समशीतोष्ण वन जो आपके हैं, लिखा है इनमें ओक, पाइन, नीलगिरी आदि जैसे कठोर और नरम लकड़ी के पेड़ शामिल होते हैं। तो ये थे आपके सभी वनों की विशेषता, और जो हमारा आंसर था आपको पता ही होगा, वो था आपका ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और क्यों था उसकी भी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका आंसर करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। आप लोग बताइएगा कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, समानता के अधिकार से है, जीवन के अधिकार से है, या फिर संवैधानिक उपचार के अधिकार से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वह किससे है। तो यह आपके है जीवन के अधिकार से। जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमें किस में मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 में मिलता है जीवन जीने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की जाए तो ये आर्टिकल नंबर 32 में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़ें और इसका आंसर करें एक बार, क्या हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। ये क्वेश्चन तो कम से कम आपके एग्जाम में अब तक जो ऑनलाइन शिफ्टें होते थे उसमें 4 से बार पूछा गया था, और उसके पहले भी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं। तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। वर्षा होना, आंधी, तूफान, ये सभी कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की अगर बात करी जाए तो ये जो परत होती है ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है, और यहीं पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। और इसी परत में आपकी क्या है, ओजोन परत भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसका आंसर कीजिएगा। लिखा है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। खालसा की स्थापना इन 4 गुरुओं में से किसने की थी। गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरु गोविंद सिंह, यानी 3 वाला। और इसकी स्थापना की कब गई थी। खालसा जो आपका पंथ, इसकी स्थापना की गई थी 1699 में। कब की गई थी, 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। आपको बताना है कि विश्व में शांति का विचार इनमें से किस मुगल शासक ने बढ़ाया। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, या फिर जहांगीर। इसका सभी को आंसर करना है। विश्व शांति का विचार अगर किसी ने बढ़ाया था तो वे थे अकबर। कौन था, अकबर था, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो आपके राज्य में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, या फिर अन्य कोई स्टेट से हों, तो आपके राज्य में जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या जीवाश्म ईंधन है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा है। यहाँ पे आपसे बात की गई है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की। तो आप लोगों को आंसर करना था। यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर 1। परंपरागत मतलब जो कभी ना कभी खत्म होने वाले, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है, ये खत्म होने वाली नहीं है, ये हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका परंपरागत था, बाकी सभी कैसे हैं, गैर परंपरागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। लोएस है, डेल्टा है, हिमोड है, या फिर छत्रक शिला है। और यहाँ पर बात की जाए अपर्दन स्थल क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छत्रक शिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्रक शिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होगा, छत्रक शिला। अपर्दन स्थल ये है छत्रक शिला। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों के यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। चौथा ऑप्शन है, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में, तो इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 4 आपका। कौन सा हो जाएगा, 4 वाला आपका बिल्कुल सही है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की ये अपनी थी पूरी की पूरी क्लास, जिसमें हम लोगों ने किया है वही लगभग 20 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर आपके लिए 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अपने 20-20 करके क्वेश्चन कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपके लिए सामाजिक विज्ञान की मैराथन भी आने वाली है। साथ साथ में हिमांशी मैम की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।